द रजत अवस्थी शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम सप्ताह भर की बड़ी घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे अनंतनाग में चल रहे सेना के स्पेशल इनकाउंटर ऑपरेशन की पूरी घटना। सेना कैसे वहां पर आतंकियों को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। कश्मीर में अनंतनाग के गडूल कोकेरनाग में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 12 सितंबर यानी 5 दिनों से मुठभेड़ जारी है। अब आपको हम सबसे पहले इस घटना पर बनी हमारी आज की रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करेंगे आगे की। अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सेना अब किसी भी आतंकी को बख्शने के मूड में नहीं है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC पार करने की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया। भारतीय सेना की चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 2 आतंकवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। चिनार कोर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की है, जिससे तीसरे शव को निकालने के प्रयास में हस्तक्षेप हुआ। चिनार कोर्प्स ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में बारामूला के उरी सेक्टर में LOC के पास आज सुबह घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को सतर्क सैनिकों ने घेर लिया। सेना ने कहा कि 2 आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया है और शव बरामद कर लिए गए हैं। तीसरा आतंकवादी मारा गया है, लेकिन LOC पर पाकिस्तानी चौकी से गोलीबारी के कारण शव निकालने में बाधा आ रही है। गडूल में बारिश के बीच फायरिंग जारी रही। सुरक्षा बलों के मुताबिक यहां एक और आतंकी के छिपे होने की संभावना है। सेना यहां भी ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी कर रही है। अनंतनाग में चल रहे इनकाउंटर में अब तक सेना के 2 अधिकारी, 1 जवान और 1 पुलिस अधिकारी शहीद हो चुके हैं। अंधेरा होने पर शनिवार को ऑपरेशन रोक दिया गया। अब आपको हम सबसे पहले ये दिखाते हैं कि देश में हमारे कुछ ऐसे बुद्धिजीवी नेता हैं जो सरकार और सेना से कभी भी कोई भी सवाल कर लेते, बेतुका सवाल कर लेते हैं, जिन्हें ये तक समझ नहीं है कि कैसे आतंकियों से निपटा जाना है, कैसे क्या करना है, सरकार क्या करने वाली है। वो कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है, हमारे सिपाही मारे जा रहे हैं। पहली चीज़ तो आप ऐसा शब्द बोलकर हमारे जो सिपाही शहीद हुए हैं, हमारे जो आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। वो शहीद हुए हैं, मारे नहीं गए हैं, उन्होंने शौर्य प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो आप उनका सम्मान करना ही सीख लेते, उसके बाद सवाल करते। तो हमारे देश के इसी तरह के एक बुद्धिजीवी नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने सरकार से क्या सवाल किए हैं पहले तो आपको, या क्या बेतुके सवाल किए हैं पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि पुलवामा हुआ तो प्रधानमंत्री ने गुस्सा दिखाया अपना, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ठंडे हो चुके हैं बिल्कुल। अरे भाई कितने आप बताइए, हमारा कर्नल मारा गया, हमारा मेजर मारा गया, हमारा एक DYSP मारा गया, गलवान में 20 हमारे बहादुर सिपाही मारे गए, इसमें एक तेलंगाना का कर्नल था। सरासर आपकी नाकामी है। भाई पुलवामा में जो नरेंद्र मोदी ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, आप क्यों नहीं दिखा रहे आप गुस्सा अपना? आपने देखा कैसे क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेना फेल है, वो कह रहे हैं सरकार फेल है। तो ठीक है, उनका अपना विचार है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पर रक्षा विशेषज्ञ ने क्या कहा है। अनंतनाग में अभी भी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है जारी है। सेना ने उस एरिया को हर प्रकार से घेर लिया है, कोई भी एस्केप रूट नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि अगले 24 घंटे के अंदर हर प्रकार से टेररिस्ट को। आपने देखा रक्षा विशेषज्ञ ने सेना के द्वारा किया जा रहा अब तक का कार्य बताया है और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अब हम बात करते हैं आगे की। ऑपरेशन को लेकर कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त पुलिस और सेना के अधिकारियों को घात लगाकर हमले वाली परिकल्पना से बचना चाहिए। ये एक खास इनपुट पर चलाया गया ऑपरेशन है। 2-3 आतंकी राजौरी तक फैले पीर पंजाल के घने जंगलों में छिपे हैं। इन सभी को मार गिराया जाएगा। इन आतंकियों में एक लश्कर तैयबा का कमांडर उजैर खान है। इन्हीं आतंकियों के हमले में बुधवार को सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष दोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हुए थे। एक जवान भी शहीद हुआ था। अब आपको हम सेना के द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक की सारी घटना की जो जानकारी दी गई है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर बात करेंगे आगे की। आज सुबह तकरीबन 6:40 पर बहुत बुरा मौसम था, बारिश पड़ रही थी और फॉग का माहौल था। हमारे यहाँ रुस्तम बटालियन के हथलंगा एरिया के अंदर एक जो एम्बुश साइटेड था, उसने नोटिस किया कि 3 से 4 टेररिस्ट
ये LOC क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं हथलंगा नाला के नज़दीक। इमीडिएटली कांटेक्ट इस्टेब्लिश किया गया। ये टेररिस्ट के साथ फायर फाइट तकरीबन 2 घंटे तक चली, 6:40 से लेके 8:40 तक। इस फायर फाइट के अंदर हिंदुस्तान फौज ने UBGLs, MGLs और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया और इस फायर फाइट के अंदर एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया। इसके बाद जो एम्बुश पार्टीज वहाँ थी उन्होंने नोटिस किया कि 2 टेररिस्ट जो कि इंजर्ड हुए हैं उन्होंने अपनी थोड़ी मूवमेंट बदल ली है। तो उसके हिसाब से एम्बुशेस ने रीसाइड किया और तकरीबन 9:15 बजे फिर से एक सेकेंड फायर फाइट शुरू हुई। ये फायर फाइट तकरीबन आधे घंटे तक के लिए चली, जिसके अंदर की दूसरा टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसी दौरान तीसरा टेररिस्ट जो इंजर्ड हुआ था वो पाकिस्तान फौज की पोस्ट जो नज़दीक में है उनके फायर सपोर्ट की मदद में उसने एक्सफिल्ट्रेट किया। इसमें यह चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट ने इस टेररिस्ट को एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए फायर सपोर्ट दिया और हमारी तरफ फायर किया। फौज की जो पार्टीज इन्वॉल्व थी उन्होंने वहाँ क्वाडकॉप्टर भी फ्लाई किए। पाकिस्तान फौज ने हमारे क्वाडकॉप्टर्स के ऊपर भी फायरिंग की और ये टेररिस्ट जो तकरीबन 300-400 मीटर पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेट किया वहाँ जंगल एरिया के अंदर, ये जाके वहाँ गिर गया और हमारे अनुमान के हिसाब से वो उसकी वहाँ ही वाज किल्ड देयर एंड उसके बाद उसकी बॉडी वहाँ से रिकवर की गई एंड वेदर बड़ा ख़राब था, इसके कारण क्लैरिटी भी नहीं आई, बट फर्दर ऑपरेशंस एंड सर्च इस एरिया में 2 बजे तक चलती रही है। ऑपरेशन 2 बजे इनिशियली कॉल्ड ऑफ हो गया है। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहाँ तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। तो आपने देखा सेना ने कैसे हमें पूरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना पर फायरिंग करती है, जिसकी आड़ से घुसपैठिए अंदर दाखिल किए जाते हैं और बाहर निकाले जाते हैं, जिनको सेना ने ढेर किया है। अब इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान ही ये घुसपैठ करा रहा है, पाकिस्तान का ही हाथ है, जिससे ये आतंकी भारत की सीमा में घुस करके आतंक फैलाने की बड़ी साजिश करने का प्लान बना रहे हैं। और किस तरह से उन आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी मिली है, कितने हथियार मिले हैं और सबसे बड़ी चीज़ चाइना मेड हथियार मिले हैं। तो ये सारी जानकारी हमारी सेना ने हमें दी है। तो ये गंभीर मुद्दा है और इस पर ज़रूर कोई ना कोई कठोर कार्रवाई हमारी सरकार की तरफ से होनी चाहिए और होगी भी, हमें ऐसा विश्वास है। और हमारी सेना इन सभी घुसपैठियों को चुन चुनकर उनके अंजाम तक पहुंचाएगी, ये भी हमें पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं आगे की। अनंतनाग के इनकाउंटर में सेना के कमांडोज के साथ ही स्नीपर डॉग्स, ड्रोन और हेलीकॉप्टर आतंकियों को खोज रहे हैं। रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सैन्य अफसरों का कहना है कि आतंकियों को 4 किलोमीटर के दायरे में घेर लिया गया है, इन्हें कभी भी ढेर किया जाएगा। आतंकियों ने मंगलवार को उस वक्त हमला किया था जब सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस तलाशी अभियान चला रही थी। मंगलवार को राजौरी में भी इनकाउंटर हुआ था, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हुआ था। मोहाली के रहने वाले कर्नल मनप्रीत का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भड़ौजिया में हुआ। वहीं पानीपत के मेजर आशीष धौचक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बिजहौल में किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट को गुरुवार को उनके पैतृक गांव बडगाम में सुपुर्द खाक किया गया था। रूह कपा देने वाली ये चंद लाइनें ही डीएसपी हुमायूं भट्ट के आखिरी शब्द थे, जब वे अनंतनाग के गडूल कोकरनाग में बुधवार सुबह आतंकियों की गोली से घायल हुए। ठीक उसी वक्त उन्होंने पत्नी फातिमा को वीडियो कॉल करके अपने हालात बयां किए थे। उन्होंने कहा, मुझे गोली लगी है, नहीं लगता है कि मैं बच पाऊंगा, हमारे बेटे का ख्याल रखना। हुमायूं शहीद हो चुके हैं, उन्हें पेट में गोली लगी थी। उनकी सास सैयद नुसरत ने इम्पैक्ट भारत को बताया कि हुमायूं जहां घायल पड़े थे वो लोकेशन ट्रेस करने में हेलीकॉप्टर को देर लग गई।
उन्हें घटनास्थल से सीधे श्रीनगर के सेना अस्पताल ले जाया गया। यहाँ फातिमा और 29 दिन के बेटे को देखने के बाद हुमायूं ने दम तोड़ दिया। 27 सितंबर को हुमायूं फातिमा की शादी का 1 साल पूरा होने वाला था। फातिमा सदमे में है। उनके पिता भी जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी रहे हैं। अफसरों का मानना है कि ये वही आतंकी हैं जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला माना जा सकता है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में यह सबसे बड़ा हमला ही माना जाएगा जिसमें इतने बड़े अफसरों की शहादत हुई है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। इस साल जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में 40 आतंकी मारे गए हैं। इनमें 8 ही स्थानीय थे और बाकी सभी बाहरी थे। ये घुसपैठ की जो चीज़ें चल रही हैं ये इन पर लगाम सेना लगाएगी और हमें भरोसा है कि जैसे उन्होंने पहले स्ट्राइक करके इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है उसी तरह हमारी सेना पराक्रम दिखाएगी और इनको जवाब भी देगी। अब उनकी खैर तो नहीं है। अब हम बात करते हैं इस सप्ताह सबसे ज़्यादा चर्चा में रही दूसरी घटना के बारे में। तो दूसरी घटना क्या है? दूसरी घटना ये है, इंडी गठबंधन ने कुछ पत्रकारों के नाम की लिस्ट जारी की है। अपने प्रवक्ताओं से उन्होंने उन्हें बाइकआउट करने के लिए कहा है, उनके शो पर न जाने के लिए कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नौबत आ गई है देश में कि अब पत्रकारों को बाइकआउट किया जाएगा। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास अगर जवाब देने के लिए कुछ नहीं है तो आप पत्रकारों को बैन करोगे। यह आपकी मानसिकता दिखाई दे रही है कि अभी तो आप किसी भी लायक नहीं हो, तो आप ऐसे कठोर तानाशाही वाले कदम उठा रहे हो कि भाई 14 लोगों की लिस्ट जारी कर दी, उनकी डिबेट में नहीं जाना है, हम तो उनसे बात नहीं करेंगे, वो तो हमसे कड़वे सवाल पूछ लेते हैं। अगर आप गलती से सत्ता में होते तो आप क्या करते? और अगर पिछला इतिहास देखा जाए कांग्रेस शासन का तो उसमें पता चलता है कि मीडिया को कितनी आज़ादी मिली है, उनको कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है और उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया गया है, जिसमें इमरजेंसी के दौर की भी घटनाएं शामिल हैं। तो वो तो खैर पब्लिक को पता है, जनता देख रही है देश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपको करना क्या चाहिए था? आपको अपनी योजनाएं बनानी चाहिए थी। सबसे पहले तो आपको यही घोषित करना चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। आप चुनाव तो लड़ने जा रहे हो, बारात तो लेकर निकल रहे हो, दूल्हा कौन है बताओगे कि नहीं? अब इस पर अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो वो गलत है आपके हिसाब से। आप उसको बैन करोगे, आप उसके सवालों का जवाब नहीं दोगे, उससे बचोगे। इसे हम बैन करना नहीं, अगर हमारा व्यक्तिगत देखा जाए तो इसे हम डर कहते हैं। और दूसरी चीज़, इसे हम कहते हैं कि भाई आपके पास अगर लिखने के लिए कुछ है नहीं तो परीक्षा से डर लगेगा ही। जब आपको पता है कि आपका दिमाग खाली है, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप लिखोगे कि, आप बताओगे कि, आप जवाब क्या दोगे? जब सवाल पूछा जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री कौन है तो आप एक दूसरे का चेहरा देखोगे, क्योंकि सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। केजरीवाल को भी बनना है, राहुल गांधी को तो बनना ही है, अखिलेश यादव भी बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता जी भी बनना चाहती हैं, नीतीश जी भी बनना चाहते हैं और लालू जी के जो पुत्र हैं तेजस्वी जी वो भी बनना चाहते होंगे। तो उद्धव जी तो बनना ही एकदम तो डिक्लेयर है कि भाई बनना है। वो तो बोल देंगे कि भाई 2.5 साल हमें बनाओ, 2.5 साल आप रहो। तो ये तो हालत है आपके गठबंधन की। तो सवाल का जवाब देने लायक आप हो नहीं तो पत्रकारों को बैन करोगे। ठीक है, करते रहिए। आपको ये देखना था कि भाई सबसे पहले आप बताते कि कौन है आपका चेहरा, पीएम का चेहरा कौन होगा। फिर आप बताते कि भाई क्या हमारी रणनीति रहेगी, क्या विकास करेंगे, किन मुद्दों को हम लेकर के आगे आएंगे। आपके पास कुछ नहीं है, मैनिफेस्टो के नाम पे कुछ नहीं है। फ्री की रेवड़ी भले ही बोल दो, बाकी तो कुछ है नहीं। इस पूरी घटना पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ बयान दिया है, पहले आपको वो सुनाते हैं। देखिए, जो इंडी अलायंस ने पत्रकारों के खिलाफ जो किया है वो इमरजेंसी 2.0 है। एक इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने दी थी, दूसरा है गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस के
नेताओं ने दिया है, ये अपने आप में दिखाता है इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं। आप बंगाल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, एक के बाद दूसरा विपक्ष का ऐसा राज्य जहां पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, अब उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं। ये अपने आप में दबाव बनाकर मीडिया के ऊपर जो पाना चाहते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई और नहीं। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, मीडिया की ऑटोनॉमी की बात करते थे, आज वो सबसे बड़ा उदाहरण बने हैं कि मीडिया को कुचलने का, दबाव बनाने का प्रयास किसी ने किया है तो घमंडिया गठबंधन ने किया है। बीजेपी को भाई मौका मिला है तो वो तो सवाल पूछेगी ही। भाई बीजेपी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और हाँ, गलती से अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई लिस्ट ला देती तो उन्हें तानाशाह, उन्हें रावण, उन्हें कुछ भी, मतलब क्या है, आपके मुंह में जो भी आता आप बोलते उन्हें। तो ये हकीकत है कि आपके शासित राज्य में कुछ होता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, दूसरे के राज्य में होता है तो उस पर एकदम हंगामा करना है, सदन नहीं चलने देना है। ठीक है, आप जैसा कर रहे हो अच्छा है। अगर आपको लगता है कि यही राजनीति आपको आगे लेकर के जाएगी, आपका भला करेगी, तो अच्छी बात है, करती रहे। तो ये दूसरी एक बड़ी घटना थी जो इस सप्ताह हुई है। तो आज का विश्लेषण यहीं तक। जल्द मिलेंगे एक और बड़ी घटना के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।